हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 3 चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। ऑथर का नाम है और ये ऐसे है, ये एक निबंध है। इसका रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब प्रस्तुत निबंध में, ये जो निबंध है में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। अनाचार मीन्स बैड बिहेवियर, सी आचार अनाचार ऑपोजिट से। तो द्विवेदी जी ये बता रहे कि आज हम देखते हैं तो हमें लगता है कि समाज में कितना अनाचार फैला हुआ है, लेकिन वो बोल रहे कि ये अनाचार या बैड बिहेवियर, इमोरलिटी जो है ये सिर्फ बाहरी स्तर पर, बाहर से दिखता है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों એટલે ह्यूमन वैल्यूज के प्रति आस्था એટલે विश्वास अभी भी कायम है, अभी भी है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। ये सब आज का जो हालत दिख रहा है, हमें लगता है अरे घोर कलयुग छाया है। तो हजारी प्रसाद जी बोल रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु परंतु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। हमें फेथ रखना चाहिए जीवन के प्रति। सब कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, सब कुछ खराब नहीं है। चलो अभी लेसन चालू करते हैं। द्विवेदी जी बताते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी मन बैठ जाना का मीनिंग है उदास हो जाना, मायूस हो जाना। समाचार पत्र में ठगी એટલે लूटफाट, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। भ्रष्टाचार मीन्स करप्शन। ये सब एक दूसरे को उल्लू बनाना, डकैती करना, भ्रष्टाचार के सब समाचार पत्रों में ये सब भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। कोई एक दूसरे पे लोग आरोप करेंगे तो सामने से प्रत्यारोप आएगा। लाइक कोई बोलेगा उसने किया तो उसने बोलेगा, वो सामने वाला बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया, उसने किया। ये ऐसा वातावरण बना है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। खास करके राजनीति में आप देखें ना, पॉलिटिक्स में देखिए तो आपको हर व्यक्ति गंदा दिखता है, राजनीति कितना खराब दिखता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मीन्स शक के नज़र से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बड़े बड़े जो पद है, पोस्ट है, लाइक प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट और बड़े बड़े मिनिस्टर का पोस्ट, पुलिसमैन का पोस्ट, कलेक्टर का पोस्ट, उनमें उतने ही अधिक दोष, हमें खामियां दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। कितना अच्छा बोला है ये चीज़ ना, कि एक आदमी ने द्विवेदी से बताया था कि इस समय सुखी आदमी वही है जो कुछ नहीं करेगा, बिकॉज जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। आज देखो ना, कोई भी हमारा पॉलिटिकल लीडर कुछ भी काम करेगा तो लोग खामी दिखेंगे। उसने ये किया होगा, उसने ये किया होगा, ये सोच के किया होगा, उसको ये फायदा होने वाला है इसलिए करेगा। यानी काम करो तो लोग उसमें खामी ढूंढेंगे, काम नहीं करो तो ही आप सुखी। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। आदमी कितना अच्छा काम करे, सब उसके गुण जो है ना, अच्छे पॉइंट, गुड पॉइंट्स सब लोग भूल जाएंगे, और उसके दोष है ना, खामियां, उसको बढ़ा चढ़ा कर लोग दिखाएंगे, खामियां को बढ़ा कर देंगे। दोष किस में नहीं होते, सब में खामियां होती है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। कारण क्या है? हमें आजकल हमारा सेटिंग हो चुका है, माइंडसेट का सेटिंग ऐसा हो चुका है कि हम लोगों का दोष पहले ढूंढते हैं, क्या खामी है वो पहले देखते हैं, क्या अच्छा है वो नहीं देखते।
हम किसी को पूछते हैं ना कि खाना कैसा बना है, अच्छा है लेकिन नमक ज़्यादा है, यानी वो लेकिन तो आ ही जाएगा, वो खामी पहले दिख जाएगा, हम पहले खामी ढूंढते हैं। टीचर्स का तो खामी ऐसे वो ऑटो पायलट में होता है ना, आपको आंसर भेजते हो टीचर को क्या खामी है वो पहले दिखेगा, राइट, क्या स्पेलिंग मिस्टेक है वो पहले दिखेगा। तो समाज में ऐसे ही हो गया है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है ना, सचमुच में चिंता का विषय है, क्योंकि सब दोष ही दोषी दिखते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? नहीं, अभी द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि या यही भारतवर्ष है, यही हमारा देश है जिसका सपना हमारे तिलक जैसा आदमी, गांधी जी जैसा महान लोगों ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। तो वो पूछ रहा है कि क्या यही भारतवर्ष है जो मालवीय जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी का सपना का भारतवर्ष, क्या कोई अतीत के गह्वर में, क्या वो पुराने काल में वो डूब गया, क्या सपना रह गया? वो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र, क्या सूख ही गया? क्या हमारा भारत सूख गया? हमारा जो मूल्यों का देश सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों मीन्स मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। राइट, वो क्या बोल रहा है? जो हमारे महान लीडर्स थे, इंडिया के महान मानवों थे, उनके जो सपनों का जो भारत है और वो रहेगा भी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले नीरी मीन्स बेचारे बेसहाय और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं। ईमानदारी से मेहनत करने वाले जो है ना, जो लोग बेचारे श्रमजीवी है, मेहनतू लोग हैं, लेबरर्स है, वो बेचारे पीस रहे। और झूठ और फरेब, झूठ तथा फरेब मीन्स झूठ चलाने वाले, धोखा देने वाले का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। माहौल ऐसे ही दिख रहा है कि ईमानदारी से रहने वाला आदमी बेचारा मर रहा है और जो फरेब कर रहा है, जो चीटिंग कर रहा है, उसका रोजगार जबरदस्त चल रहा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। वही देखो ना, आज हम बचपन से ही ईमानदार को मूर्ख मानते हैं। पर्याय मीन्स उसको मूर्ख का रूप मानते हैं कि अब देखो ना, क्लास में कोई कॉपी किया बिना कोई पास होता है तो बोले क्या कैसे पागल आदमी है, कितना इजी हो गया है चीटिंग करना। तो आज ईमानदार आदमी को मूर्ख मानते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू मीन्स कमजोर, बेबस लाचार लोगों के हिस्से पड़ी है सच्चाई। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आज लोग का विश्वास मूल्यों के बारे में, जो महान मूल्यों क्या है जीवन के, काफ़ी मूल्य है। झूठ नहीं बोलने का, अच्छा हमें रहने का, किसी को चीट नहीं करने का, सच्चाई हमेशा बोलने का, प्यार से रहने का, वो सब जीवन के मूल्य है। और लोग अभी ये मूल्यों में आस्था अभी नहीं रख पा रहे, उनका आस्था हिल गई है। बिकॉज देख रहे कि अच्छा ईमानदार बन के रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, लुच्चाई करे, फरेब करे तो ही फ़ायदा दिख रहा है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। त्रुटियों मीन्स खामी। द्विवेदी जी बोल रहे कि ये जो दिखाई दे रहा है ये आजकल ही कुछ ही समय में मनुष्यों के द्वारा हमने जो नीतियाँ बनाए, हमने जो लॉ बनाए, हमने जो मॉरलिटी बनाया, उसकी खामियां है, उसकी देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। तो हमारा मनुष्य बुद्धि है ना, जैसे नई परिस्थिति समाज उत्पन्न होती है समाज में, तो हम नए विधि, नए निषेधों हम बनाते हैं। विधि मीन्स रीत राज, निषेधों मीन्स जो न करने का वो है, पाबंदी है, वो सब हम बनाते रहते हैं। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है।
यार हम कुछ नया ट्रायल एंड एरर करते हैं, कुछ नया नियम लाते हैं, वो ठीक ना होते तो बदल देते हैं, जो ठीक लगता है उसको कायम रखते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सबके लिए नियम होता है, कानून होता है, लेकिन कई बार सबके लिए वो एक ही नियम सुख देने वाला नहीं भी हो सकता है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं। देखो अभी आदर्श जो है वो युग युग से बने हैं, सदियों से बने हैं, लेकिन हमारे समाज के जो कायदे कानून है वो मनुष्य निर्मित है, सिचुएशन के हिसाब से बनते हैं। कई बार ये हमारे समाज के कायदे सदियों से बने जो हमारे आदर्शों से टकराते हैं, उनका टकराव होता है। इससे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है, ऊपर ऊपर लगता है कि कुछ नुकसान होता है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। यानी समाज के जो परिवर्तन है सदियों के आदर्शों से टकराते भी है, और से टकराव होती है, हमें लगता भी है, और हर बार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि ये ज़माने में हो रहा है, हर बार ऐसा ही होता है। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष में ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक मीन्स फिजिकल चीज, मटेरियल बिलोंगिंग्स का संग्रह का कलेक्शन को हमने कभी महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्यों के भीतर जो महान आंतरिक तत्व है, हमारा सोल है, स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। यानी भारतीय संस्कृति में, भारतीय जो हमारा फिलोसॉफी में हम क्या मानते हैं कि मनुष्य के अंदर हमारा जो आत्मा है, हमारा महान आंतरिक तत्व है, वो स्थिर भाव से बैठा है, वही चरम और वही परम है। चरम मीन्स वही मेन है, हाईएस्ट, और वही परम है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी बाहरी चीज सब बेकार है, या आपको कायम सुख नहीं देगी। जो आपकी कायम सुख देने वाली चीज है वो आपके अंदर ही है। रिकॉग्नाइजिंग द डिविनिटी इन योर सेल्फ, ये हमारी संस्कृति मानते हैं। लोभ, मोह, लालच, मोह, काम, क्रोध, इच्छाएं, गुस्सा आदि विकार विकार मीन्स बुरी चीज, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। मनुष्य में उनका नेचर में ये सब है ही, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, उनको ही मेन माना, ये सब लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे विकार को ही सब मेन मानना, और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। यानी बहुत खराब, निकृष्ट मीन्स खराब आचरण है, खराब बिहेवियर है। कि ऐसा नहीं, ये सब है, हम ऐसा नहीं कि ये सब चीज विकार हमारे मन में नहीं है, हमारे में है, लेकिन उसको ही इंपॉर्टेंट मान के उनके ही नियम पे चलना, ये सब विकार के साथ चलना, वो ही हमारा एक्चुअली पर्सनालिटी का सबसे खराब बिहेवियर है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। हमारे भारतीय संस्कृति में ये सब विकारों को उचित यानी अच्छा नहीं माना है, उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। संयम मीन्स कंट्रोल, कंट्रोल के बंधन में से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। हमें संयम रखना है। मन में कुछ भी ये सब आ सकता है, क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, मोह आ सकता है, ये आना स्वाभाविक है, लेकिन उसको कंट्रोल करना। इमोशंस जो है ना, ये सब इमोशंस है, इमोशंस को इंटेलेक्ट से कंट्रोल करना, ये हम सिखाते हैं। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। भूख है तो ऐसा नहीं कि भूख को कंट्रोल करो, वो तो नहीं, वो तो भूख लगा तो खाना ही पड़ेगा। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार आदमी को दवा या ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा। सेम वे गुमराह को ठीक रास्ते पर लाना, गुमराह यानी रास्ता जो गुम गया है, वो रास्ते से भटक गया, गुमराह को ठीक रास्ते पे ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें ऐसे रास्ता तो ऐसे तरीके अपनाना ही पड़ेगा जिससे गुमराह आदमी भी ठीक रास्ते पे आ जाए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों, कोटि कोटि मीन्स बहुत सारे, दरिद्र जनों मीन्स गरीब लोग की हीन अवस्था, की गरीब अवस्था, हीन मीन्स गरीब, दरिद्र मीन्स गरीब, तो गरीब लोगों की गरीब अवस्था को दूर करने के लिए
ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, एग्रीकल्चर, वाणिज्य मीन्स कॉमर्स, शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन और स्वास्थ्य यानी हेल्थ की स्थिति को अधिक उन्नत मीन्स अच्छा और सुचारू में वेल बैलेंस बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। हमने ये गरीब लोगों को का स्थिति अच्छा करने के लिए एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ नेट की स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारे हमने कायम नियम कानून कायदे बनाए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, जो लोगों को ये कार्य करना है, ये सब समाज के में बदलाव के कार्य करना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है। प्रॉब्लम वही है ना कि काम करने वाला जिसे जवाबदारी, उसका मन पवित्र नहीं होता है। प्राय यानी इसलिए, प्राय मीन्स अतः, वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। जिसको काम सौंपा गया है वही लक्ष्य, अपना मंजिल को यानी अपना एम को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी वो क्या करते हैं लोग जिसको ये काम करना है। कई लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ये काम करते करते वे उनका मन भटक जाता है। यानी वो अपने बारे में ही सोचने लगते हैं, मेरा क्या फ़ायदा इसमें, मैं ये काम करूँ तो मेरा क्या फ़ायदा। तो अपने फ़ायदे के बारे में काम सोचने लगते हैं, औरों का फ़ायदा के लिए काम करना छोड़ देते हैं। और इसलिए सब प्रॉब्लम आ जाता है, करप्शन और ये सब इसलिए आता है ना। व्यक्ति का मन सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है। वही प्रॉब्लम है ना कि व्यक्ति का जो मन है, चित्त है, आदर्शों द्वारा चालित हर वक्त नहीं होता है, हम भटक जाते हैं। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्यों की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। गरीब लोगों को ऊपर लाने के लिए जितने भी हमने उनकी उन्नति के लिए जितने भी हमने नए नए कानून बनाए, नए नए रास्ते बनाए, उतने ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी आते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। दकियानुसी मीन्स कमजोरी, यार मान लिया गया। सो बेसिकली वही था कि नियम अच्छे थे, इरादा अच्छा था, लेकिन बाद में इरादों का अमल यहाँ पे अच्छी तरह हुआ नहीं। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। ऐसा नहीं कि हर आदमी खराब है ना, कुछ लोग जिसके पास पावर है लेकिन उनका लोभ जो है वो बढ़ रहा है और इसका नतीजा ये सब समाज बिगड़ रहा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अब ये सब लोभ, माया सब दिख रहा है, तो इससे हमारे आदर्श और महान हो दिख रहे ना। हमें लग रहा है कि नहीं हम ये मूल्यों से भटक रहे, इसलिए समाज खराब हो रहा है। वापिस हमें वो हमारे पुराने मूल्यों तक जाना चाहिए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारतवर्ष हमेशा हमारा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हम कानून और धर्म को अलग नहीं करते थे। धर्म ही लाइफस्टाइल है। धर्म का मीनिंग है जीवन शैली और जीवन शैली का भाग है कानून। तो कानून और धर्म अलग हमने कभी माना नहीं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज ब्रिटिश सिस्टम जो था, मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ, कानून लॉ एंड धर्म रिलीजन दोनों को अलग कर दिया गया है। लॉ कोर्ट करेगा, रिलीजन हमारे धार्मिक संस्थान करेगा। क्या हमारे धर्म गुरु अलग होगा और कानून देने वाला लॉयर या जज अलग होगा। धर्म को धोखा दिया जा सकता है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आदमी अपने धर्म को धोखा नहीं देगा, बिकॉज वो डर भगवान से डरेगा। हमेशा वो देखा, मैंने अगर गलत किया तो भगवान मुझे देखने वाला है, लेकिन कानून को आप दे सकते। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू, धर्म से डरने वाले हैं। वे कानून की त्रुटियों, खामियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो लोग धर्म के भीरू है, धर्म फॉलो करते, धर्म से डरते हैं, लेकिन फिर भी वही लोग लॉ की खामियां को यूज करते, उससे लाभ उठाते हैं और संकोच नहीं करते, बिकॉज धर्म और कानून को अलग हमने कर दिया है।
इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब देखो, समाज के ऊपरी वर्ग में जो भी कुछ होता हो, लेकिन अंदर अंदर हम सब अनुभव करते हैं कि अभी भी भारतवर्ष में धर्म को कानून से बड़ी चीज मानी जाती है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के मूल्य बने हुए आज भी ऐसे लोग हैं। वे दब अवश्य गए, मैं दब तो गए, लेकिन नष्ट नहीं हुए, नष्ट ले खराब बर्बाद नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज भी हम ऐसा सब ये सब अच्छे मूल्य में मानते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हमारे आजू बाजू हम अनुभव करते ही है। हम हमारे बच्चों को कभी नहीं बोलेंगे ना। अब सोचो ना, कभी बच्चों को बोलेंगे कि किसी को प्रेम नहीं करो, सम्मान नहीं करो, झूठ बोलो, चोरी करो, कभी नहीं बोलेंगे ना। दूसरे को मारो, कभी नहीं करेंगे। हम हमारे बच्चों को अच्छे आदर्श सिखाते ही है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश में गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। गुस्सा क्यों है लोगों में? कुछ हमें मालूम है कि वो गलत है ना, हम उसको गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। हम ऐसे तत्वों का इंपॉर्टेंस कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लुच्चाई से, चोरी से कमाने वाले लोगों को का प्रतिष्ठा का प्रेस्टीज हम कम करना चाहते हैं। ईमानदार आदमी को हम सम्मान देना चाहते हैं। हमारे मन में तो है ही। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अभी देखो, ऐसा नहीं कि किसी का दोष निकालना नहीं चाहिए। दोषों का पर्दाफाश मीन्स खुला करना, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी से के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। किसी की बुराई दिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम क्या उसको इंटरेस्ट से, उसको बहुत रस से वो करते हैं। हम बहुत शौक से उसकी किसी की बुराई के बारे में बात करते हैं और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषों का उद्घाटन मीन्स दोषों को निकालना, किसी का दोष ढूंढना, वही हमारा कर्तव्य मान लेते हैं। हम हमेशा कोई फ्रेंड भी या किसी के बारे में बात भी करेंगे तो उसका दोष पहले बोलेंगे, उसके पीठ के पीछे बात करेंगे। कोई एक्टर नया आया है, एक दो पिक्चर हिट हुए, हम बोलेंगे हम उसका खामी ढूंढेंगे, इसमें ये खामी है, उसमें ये खामी है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। देखो, बहुत अच्छी बात है ना कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई को इतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। हमें क्या करना चाहिए? अच्छाई को ज्यादा उजागर करना चाहिए, अच्छाई को बाहर लाना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। हमारे आजू बाजू ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है जिसको बाहर लाएंगे अच्छी घटनाएं, तो लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। और ये न्यूज़पेपर्स, मीडिया और सोशल मीडिया, ये सब का काम, ये एक फर्ज बनता है कि समाज में अच्छाई जो है उसको बाहर लाए, उसकी कदर करे। हम बुराई पे ज़्यादा बाहर लाते हैं, अच्छाई पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। अभी वो द्विवेदी जी एक एग्जाम्पल दे रहे, लेकिन एक काम करते, हम इसको यहाँ से हम अगले वीडियो में से चालू करेंगे। ओके, सो बाय, वेलकम बैक। अभी द्विवेदी जी कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें बताएंगे कि कैसा ये हमारा जो अच्छे मूल्य है भारतीय संस्कृति के, ये अभी भी कायम है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। अब 10 की जगह पे क्या दिया? 10 की जगह पे 100 रुपया का नोट देके वो गाड़ी में आके बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू, जो टिकट बाबू था यानी टिकट का जो क्लर्क था,
उन दिनों में के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। वो टिकट का क्लर्क ट्रेन में आया, सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ा और सबका चेहरा पहचानते हुए अमित वो लेखक के पास आके उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, प्लेजर, हैप्पीनेस था ना, वे सेटिस्फाइड, एक गरिमा थी एकदम, एक अलग प्रकार का एक तेज था संतोष का। मैं चकित रह गया, आई वाज सरप्राइज। लेकिन सी क्यों, अच्छा काम करने से आपको संतोष मिलता है। और ये यहाँ पे वो टिकट बाबू को भी ऐसे हुआ था ना कि इसने वापस पैसा दे दिया तो कितना उसको संतोष भी हुआ। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो रही है, लुप्त खलास हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई। अवांछित मीन्स अनिच्छीय, अच्छे नहीं है, ऐसी घटनाएं भी हुई है। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी ऑथर क्या बोल रहा है कि ऐसे मेरे साथ अच्छे घटना भी हुई, लेकिन बुरे घटना भी हुई है, लेकिन ये एक अच्छी घटना सैकड़ों बुरी घटना से ज्यादा शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही, गंतव्य मीन्स मंजिल से कोई 5 माइल पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में, अकेला सुनसान खाली स्थान में बस ने जवाब दे दिया। जवाब दे देना मीन्स बिगड़ जाना या खलास हो जाना, खराब हो जाना। रात के कोई 10 बजे हो गए, अभी जंगल का टाइम, जंगल का माहौल है, सुनसान एरिया है, रात को 10 बजे। बस में यात्री घबरा गए, बिकॉज डाकू का भी हो सकता है ना। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अभी बस के ऊपर एक साइकिल रखा था, तो उस कंडक्टर ने वो साइकिल नीचे उतारा और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को डाउट हुआ कि ये कंडक्टर किसी डाकुओं को बुलाने जा रहा है, किसी को लुटा, अबे हमें लुटेगा अभी ये सब मिलके। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहां डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी सब इंडिविजुअल पुरुष थे, लेकिन ये द्विवेदी जी ही परिवार के साथ था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कोई ठिकाना न था। बस में पानी नहीं था और बच्चे पानी पानी मांग रहे थे, लेकिन पानी नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ये लोगों ने जो बात किया वो डर भी आ गया लोगों में, सब में। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अब यही बस के यंगस्टर्स ने ड्राइवर को पकड़ा कि वो कंडक्टर कहाँ गया बता। तो ड्राइवर ने बोला होगा कि वो मदद लेने गया है, फिर भी नहीं माना, उसको मारने की बात की। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी मीन्स होश हवास खो बैठना। ये भी मुहावरा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया कि तुम्हें जाने देंगे नहीं। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से मीन्स वो बेचारे लाचारी से, वो कैसे मायूसी से घबराया हुआ ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। नहीं तो अभी ये ऑथर था, वो बड़ी उम्र में का आदमी था, कुछ पढ़ा लिखा आदमी दिखता था। नहीं तो वो बेचारा बस ड्राइवर ऑथर को देखता है, बोलता है, प्लीज़ मुझे बचाइए, हम तो बस का उपाय कर रहे हैं। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, कातर मुद्रा मीन्स डरा हुआ चेहरा और सिंसियरिटी देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को के यहाँ भेज दिया है।
ये ड्राइवर हमें धोखा दे रहा है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लोगों को समझाया कि ठहरो ना, कोई अभी मार के क्या फायदा, अगर ऐसा लगेगा कि कुछ हमसे धोखा है तो ड्राइवर को पहले मारेंगे बस। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, वे एकदम परेशान थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। एक जगह उसको पकड़ के रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा कि कुछ बुरा होगा तो ड्राइवर को मार ही डालेंगे पहले। ऐसा करके उन लोगों ने डिसाइड किया। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। ड्राइवर ने बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हो। अड्डे ले ट्रैफिक डेपो, बस डेपो, अड्डा नहीं, अड्डा में से अड्डे बना तो ट्रैफिक डेपो से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए। यह बस चलाने लायक नहीं है, यानी हमारा पुरानी बस पूरा बिगड़ गया है, आज हम नए बस में आ जाए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। कितना अच्छा, देखो कंडक्टर ने कितना सोचा। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद किया। ड्राइवर से माफी मांगी। अच्छा वो मारा नहीं बेचारे को, और मारने के बाद माफी मांगते क्या फायदा हो, क्या फर्क पड़ता। और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए, नहीं ना, बस डेपो पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ ना, वो ऐसा नहीं, ऐसे एग्जाम्पल्स है ना, बीइंग ह्यूमन। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया, ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही हुआ, किसी ने मुझे ठगा भी, मीन्स चीट भी किया मुझसे, धोखा भी खाया है। परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। वो क्या बोलता है, धोखा, ठगा, विश्वासघात बहुत बहुत कम जगह पर मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्कर हो जाएगा। हम क्या ऐसे ही करते ना कि हम एक बार चीट हुए वो हम 100 बार याद रखेंगे, लेकिन जो 10 बार हमसे किसी ने अच्छा किया, किसी ने हमें चीट नहीं किया, वो तो हम कब के भूल गए। फ्रेंड ने हमसे अच्छा बात किया, अच्छे पल बिताए, वो तो भूल गए। लेकिन जिस दिन उसने कुछ खराब बोला, हम 10 साल बाद भी याद रखेंगे, तूने मुझे उस दिन को ये बोला था। और हमारा लाइफ कैसा हो जाता है, कष्ट भरा, दुख से भरा हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, सांत्वना दिया है, ढाढ़स मीन सांत्वना दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी भगवान से प्रार्थना की थी कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि अगर हमारे साथ हमसे बुराई भी हो, बहुत धोखा भी खाए, फिर भी आप पे संदेह न करो, आप पे संदेह न हो कि भगवान ने पूरा दुनिया को क्या कैसे बिगाड़ा, कैसे लोगों बनाए, क्या कुछ भगवान देखता नहीं है, ऐसा मौका न हो। ऐसा वो प्रार्थना गीत है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है। हमारे लॉज जो है मे बी उसका नतीजा गलत हो सकता है, तो इन्हें बदलना होगा। लॉज को बदल सकते हैं, रीत रिवाज बदल सकते हैं, वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, बदला ही जा रहा है, सॉरी, ये ऐसे ही आए दिन मीन्स दिन ब दिन ये हमारे बुराई जो खराब नियम है, खराब चीजें वो बदला ही जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। जो भारतवर्ष का सपना हमारे
संत ऋषियों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने किया था, वो भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी बनी हुई और अभी बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ खराब नहीं है, उम्मीद है और अच्छा होगा ही। ये उम्मीद से हमें रहना चाहिए और हमें प्रयत्न करना चाहिए लाइफ, ये दुनिया को, ये भारत को अच्छा बनाने के लिए, समाज को और अच्छा बनाने के लिए। तो आप ये शब्दार्थ तो देख लेंगे, अब मुहावरे खास देख लेना। मन बैठ जाना यानी उदास होना, फलना फूलना मीन्स समृद्ध होना, विकसित होना, पर्दाफाश करना मीन्स भेद खोलना, ज्योति बुझना मीन्स मरना, कातर ढंग से देखना मीन्स भयभीत होकर देखना। ये मुहावरे आप लर्न करें और अपने अपने इसके आप अपने वाक्य में उसको यूज करें, तो आपसे ये याद अच्छी तरह से आप रह पाएंगे। तो आप अपना वाक्य बना के उसको आप जरूर यूज करना। चलो, ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।